और विसर्ग संधि। उसमें आपने ये भी जाना हुआ है कि संधियों से जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। हमने अभी तक अध्ययन किया है स्वर संधि का, अब अध्ययन करते हैं व्यंजन संधि का। देखोगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक मुख्य बात आप याद रखिए कि व्यंजन संधि के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, वैसे मैंने आपको बता दिया था स्वर और व्यंजन का मेल होगा या व्यंजन और स्वर का मेल होगा, और या फिर व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा। क्लियर? आप इस बात को बचे डाल रहे हैं। स्वर व्यंजन मिल सकता है, व्यंजन स्वर मिल सकता है, या व्यंजन और व्यंजन मिल सकता है। किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि के अंतर्गत। ये इसकी मूल परिभाषा है, आप ये ध्यान रखें। तो अब यहाँ इसके भेद तो अलग है नहीं, ये स्वर संधि के 5 भेद थे, उस तरह इस संधि के अलग से कोई भेद नहीं होते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि व्यंजन संधि, जो आपकी व्यंजन संधि है, उसमें 5 नियमों का सहारा लिया जाता है, तब जाके उसके जो नए शब्द बन के तैयार हो पाते हैं। देखिए जैसे, यानी मूलतः बात याद रखिए कि 5 नियम होते हैं इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि के अंतर्गत 5 नियमों में याद रखो। जैसे नियम नंबर 1 ये कहता है म संबंधी नियम, म संबंधी नियम। दूसरा नियम है छ संबंधी नियम। तीसरा नियम है त संबंधी नियम। चौथा नियम है पहले का तीसरा होने का नियम। 5वां नियम कहलाएगा पहले का 5वां होने का नियम। पहले का 5वां होने का नियम, ध्यान रखिए। इसलिए आपकी जो व्यंजन संधि में से नए शब्द का निर्माण होगा वो इन 5 नियमों के आधार पर होगा। म संबंधी नियम, छ संबंधी नियम, त संबंधी नियम, पहले का तीसरा होने का नियम और पहले का 5वां होने का नियम। एक एक नियम को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए नियम नंबर 1 कहता है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। देखिए म संबंधी नियम इसलिए नाम इसका दिया गया है क्योंकि परिवर्तन जो होगा 2 समविवर्ती वर्णों में वो म में ही परिवर्तन आएगा। यानी मूलतः बात ये ध्यान रखिए कि पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो म होगा और उसी में बदलाव आएगा। तो ध्यान रखो ये बदलाव जो होता है वो 3 तरह से होता है। म संबंधी नियम में जो बदलाव होगा वो 3 तरह से होगा। देखिए पहला बदलाव होता है कि म के बाद में किसी वर्ग का पहला आ जाए, दूसरा आ जाए या तीसरा आ जाए या फिर चौथा आ जाए। म के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आ जाए। वर्ग आपने पढ़े हुए हैं हिंदी वर्णमाला में, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो वर्णमाला देख सकते हैं, आराम से ध्यान रखिए। तो हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग आपको बताए गए थे, उन 5 वर्गों में से म के बाद में इनमें से कोई भी आ जाए तो देखो क्या होगा। यहाँ पर ये होगा कि म उसी वर्ग के पंचमाक्षर या
अनुस्वार में बदल जाता है। पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। पंचमाक्षर या फिर अनुस्वार में क्या होगा, वो बदल जाएगा। ध्यान रखिए चीज़ के बाद। तो पहले हम यही देख लेते हैं इसमें, जैसे सम प्लस चय बराबर क्या बना, संचय। भाई नियम यही कहता है कि म के बाद में आपका च आया हुआ है और च वर्ग का 5वां यह होता है, तो क्या बन गया, संचय बन के तैयार हो गया। लेकिन ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, अनुस्वार बदल जाता है। यानी या तो 5वां अक्षर लगा सकते हैं या ऐसे क्या लगा सकते हैं हम, जो है अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी जब म के बाद में इनमें से कोई भी आता है तो एक शब्द को हम बदलते समय दो रूपों में ले सकते हैं। संचय अपने से लिखा हुआ है और संचय अपने से लिखा हुआ है। ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। ये पहला नियम था। अब नियम नंबर 2 देखिए। देखो नियम नंबर 2, दूसरा नियम ये कहता है, म संबंधी नियम का नियम चल रहा है भाई। यानी अभी आपने देखा है म संबंधी नियम के 3 नियम हैं। पहला आपने देखा था अभी दूसरा देखिए। ये कहता है कि म के बाद य, व, र और ल या स, स और ह कोई भी आ जाए। दोनों जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है या आपके ऊष्म व्यंजन है। म के बाद में इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या बनता है, देखिए म केवल अनुस्वार में ही बदलता है। म केवल अनुस्वार में ही बदलता है। बताइए क्लियर हुआ था ना। जैसे देखिए, अब इसका इनमें से कोई भी आ जाए पहले नंबर पर, मैंने यहाँ योग लिख दिया तो क्या बना, संयोग। बताइए क्लियर। दूसरा देखिए, सम प्लस हार और क्या बनाया आपका यहाँ, समहार। क्लियर। देखिए आगे से ये चीज़ क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम देखिए ध्यानपूर्वक। तीसरा नियम इसका बनता है, वो ये कहता है कि म के बाद में केवल म रहता है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। देखिए कब नहीं परिवर्तन होगा, जब म के बाद केवल म आए। उदाहरण देखोगे जैसे सम प्लस मान बराबर क्या बना, सम्मान। सम प्लस मुख बराबर क्या बना, सम्मुख। बताइए क्लियर हुआ। देखिए ध्यानपूर्वक, देख सकते हैं आराम से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला नियम था व्यंजन संधि का, वो संपन्न होता है। दूसरा नियम देखोगे व्यंजन संधि का, वो है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। ध्यानपूर्वक देखिए कि छ संबंधी नियम में एक बात निकल कर आती है कि अ, ई और उ तीनों को ध्यान से देखिए। यानी अ होना चाहिए, ई होनी चाहिए, उ होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए।
पहले शब्द का अंतिम वर्ण। दूसरी तरफ केवल छ होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन लागू होती है दो समविवर्ती वर्णों के बीच में, तो अब ध्यान रखिए कि छ से पहले आधा च लगा दिया जाता है। छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ दिया जाता है? जब छ से पहले इनमें से कोई भी एक जो है मिलता है, तो क्या बनता है आपका? आधा च लग जाता है। जैसे देखिए, स्व प्लस छंद बराबर क्या बना? स्वच्छंद। क्लियर? परे छेद बराबर क्या बना आपका यहाँ? परिच्छेद। क्लियर है? जैसे अनु प्लस छेद बराबर क्या बना आपका यहाँ पर? अनुच्छेद। चलिए, ये बात क्लियर होती है। अब आगे जो है बढ़ सकते हैं। इसके बाद ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये छ संबंधी नियम केवल इतना बड़ा नियम है। अब देखिए तो संबंधी नियम। नियम क्या है? तो संबंधी नियम। तो संबंधी नियम बदलाव किस में होगा? बदलाव यहाँ पर त में होगा। ध्यान दीजिए। और त में बदलाव कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो अब जानोगे ध्यानपूर्वक। देखिए, जैसे त संबंधी नियम के भी लगभग 6 नियम बताए जाते हैं। पहला छोटे नियम है कि यदि त के बाद में च आता है या तुम्हारा छ आता है, च छ में से कोई भी आ जा रही है, किसके बाद में? त के बाद में च छ में से कोई आए, तो क्या बनेगा आपका? यहाँ देखोगे त का बदलाव, त का जो बदलाव है वो च में हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। त जो है वो च में बदल जाएगा। दूसरा नियम, त के बाद या तो ज आए और या फिर आपका झ आए, तो त का बदलाव आपका जो हो जाएगा वो ज में हो जाएगा। क्लियर? तीसरा, त के बाद यदि आपका जानोगे कि त के बाद में ल आ जाता है, तो त का परिवर्तन ल में हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान रखिए। नंबर 4, त के बाद में अगर आपका ड आता है तो भी त का परिवर्तन ड में हो जाएगा। नंबर 5, त के बाद अगर आपका आता है ट, तो क्या आ जाएगा? त का परिवर्तन ट में हो जाएगा। क्लियर? नंबर 6वां देखोगे तो त के बाद में अगर आपका आता है, यहाँ पर देखोगे ह, तो इसकी कंडीशन कुछ अलग बनेगी, इसका नियम कुछ अलग बनेगा, इसलिए इसको बाद में सीखते हैं। पहले इनको देखिए। त के बाद में च छ में से आए तो क्या बनेगा? त की जगह पर च बन जाएगा। जैसे बहुत अच्छा नियम है, उत प्लस चारण शब्द बना उच्चारण। आगे देखें, सत प्लस जन शब्द क्या बना? सज्जन। उत प्लस लास शब्द क्या बना? उल्लास। उत प्लस डयन शब्द बना उड्डयन। देखिए,
बृहत प्लस टी का शब्द क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, बृहत टी का। क्लियर हुआ? देखिए ध्यानपूर्वक। अब जो अंतिम नियम बचा हुआ है त के बाद में ह आपका आता है, तो त के बाद में जो ह आएगा वो देखोगे, जरा ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए जो छठवां नियम है वो ये कहता है कि त के बाद में अगर आपका ह आता है तो त का बदलाव हो जाएगा तुम्हारा द में और ह का बदलाव हो जाएगा ध में। यानी ये अलग से इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने जो बदलाव देखा था वो केवल त में बदलाव देखा था, अब दोनों में बदलाव मिलेगा। जैसे उत प्लस हार, अब देखिए त को तो बदल दीजिए आपका द में और ह को बदल दीजिए धा में, क्या बन गया, उद्धार। उद्धार ऐसे भी लिख सकते हो और उद्धार आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, ये था आपका त संबंधी नियम। हमें क्लियर होता है, तुम्हारा ध्यान रखिए। अब इसका देखोगे व्यंजन संधि के दो नियम बचे हुए हैं, जरा उनको देखिए। व्यंजन संधि के दो नियम बचे हुए हैं, जरा देख लीजिए जल्दी से, फिर व्यंजन संधि आपकी संपन्न हो जाएगी और एक ही प्रश्न आपका यहाँ से बचेगा नहीं। देखिए शब्द अनेकों हैं, लेकिन शब्दों के नियमों को जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो। नियम नंबर अगला है, पहले का तीसरा होना। पहले का तीसरा होना, फर्स्ट का थर्ड कब होगा? देखिए जब होगा जब क च ट त और प इनके बाद या तो कोई आ जाए यहाँ पर स्वर, क्या आ जाए, स्वर, या किसी वर्ग का तीसरा या किसी वर्ग का चौथा, या फिर य व र और ल। तो यहाँ पर क्या आ जाए तुम्हारा फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला लेटर है वो अपने ही तीसरे में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे दिक् प्लस, यानी यहाँ पर हलंत आपका लगा होगा, ये भी ध्यान रखें। दिक् प्लस गज बराबर क्या बना, दिग्गज। क्लियर हुआ? तो यार देखो, बाक प्लस ईस शब्द क्या बना, बागीस। क्लियर? आगे देखिए, इसके बाद में शब्द अगला आता है, तो जैसे शब्द और भी अनेकों बन सकते हैं। जैसे आपका भगवत प्लस भजन, भाव का चौथे नंबर से आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए भगवद भजन। ये बात आपकी क्लियर हुई? चलिए, अब व्यंजन संधि का अंतिम नियम बचा हुआ है, उसे भी जरा देख लीजिए। देखो व्यंजन संधि का यानी पांचवा नियम, पहले का पांचवा होना। पहले का पांचवा कब होगा वो जब जानोगे आप। यहां ध्यान रखोगे तो जैसे क, पहले तो यही रहेंगे तुम्हारे क च ट त और प, इनमें से कोई भी एक रह सकता है। इसके बाद या तो न आए या फिर आपका म आए, या तो क्या है न, या फिर क्या है तुम्हारा म आए। तो देखिए क्या बनेगा आपका यहाँ कि जो पहला है वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे देखिए जगत तो आ गया और वहाँ पे देखो न होना चाहिए, म होना चाहिए। जगत प्लस नाथ बराबर क्या बना, जगन्नाथ। क्लियर? और देखिए आप यहाँ पर बाक प्लस मय बराबर क्या बना, वानमय। क्लियर हुआ? देखिए ध्यानपूर्वक।
तो अब ऐसा ध्यान रखिए कि अभी तक आपने संधियों में जो अध्ययन किया है वो स्वर संधि का किया है और व्यंजन संधि का किया है। अब बची आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण थी आपकी स्वर संधि, फिर आपकी व्यंजन संधि। वो दोनों संधियाँ आपने दोनों संधियों का अध्ययन आराम से कर रखा है। विसर्ग संधि आपको कराई जाएगी इस क्लास के बाद में। चलिए, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।